हेलो दोस्तों, तो यूपी में 4 नवंबर से एसआईआर स्टार्ट हो गया है। तो काफी लोग के डाउट है, सर ये एसआईआर क्या है, इसकी क्यों नीड हो रही है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या लास्ट डेट है, 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर क्या आगे प्रोसेस होगा। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको रिप्लाई दे पाऊं इन क्वेश्चंस का। बाकी आप लोग अकाउंट्स के वर्क के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आईटीआर हो गया, पीएफ हो गया, जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया, या बैलेंस शीट हो गई, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अकाउंट्स का बहुत ही अच्छा काम आप लोग करवा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या हिंदी में अगर कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। देखिए 2003 की अगर बात करें तो 2003 में हमारी वोटर लिस्ट को शुद्ध किया गया था। अब 2025 में फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मेन कारण यही है कि देखिए काफी लोग जो होते हैं, मान लीजिए कि इस समय यूपी में रह रहे हैं, फिर वो कुछ समय बाद जो है वो ट्रांसफर हो गया, या फिर किसी बिजनेस के पर्पज से वो पूरी फैमिली जो है, या फिर कुछ लोग जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मान लीजिए मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए, तो वहां पर उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया और यहाँ भी है, तो इसको भी शुद्ध किया जाएगा एसआईआर के द्वारा। और आपने देखा कि भारत जो है वो कई देशों के साथ सीमाएं बनाता है, तो वहां के लोग भी जो है वो मतलब कह सकते हैं कि चोरी छुपे आ जाते हैं और चोरी छुपे अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा लेते हैं, तो उनको भी फिल्टर किया जा सके, अलग किया जा सकता है। तो इसलिए एसआईआर की नीड हुई चुनाव आयोग को, जिससे हमारा जो वोटर लिस्ट है इसको एक बार फिर से शुद्ध किया जा सके और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको ही वोट देने का अधिकार मिले। अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर आखिर एसआईआर जो है वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो गई है पूरी यूपी में, इसकी लास्ट डेट क्या है। क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि इंसान मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है कि भाई मुझे इस तारीख तक जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो लास्ट डेट की अगर बात करें तो 4 दिसंबर तक अपना आपको फॉर्म कंप्लीट करके अपने बीएलओ को दे देना है। कोशिश आप यही करिए कि 4 दिसंबर से पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट करके दे दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एसआईआर फॉर्म को लेकर। जो आपके मन में डाउट है कि सर कैसे एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो कैसे कॉन्टेक्ट करना है। तो भाई आज ही सुबह मेरे पास ये मेरा एसआईआर फॉर्म आया था। मेरे बीएलओ साहब जो हैं वो मुझे एसआईआर फॉर्म दे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें क्या देखना है कि आपका निर्वाचक का नाम, मतलब आपका नाम जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, और अपना जो है वो एड्रेस वगैरह देखना है। अगर आपका ओके होता है तो आप रिसीव कर लीजिए इसको। और इसमें आप जो अगर कुछ डाउट आपको रहता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके अपने बीएलओ का नंबर होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक नवीनतम फोटो आप जो है वो चिपका लीजिएगा। यहाँ पर अभी 2-3 महीने पहले अगर आपने खिंचाया है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो है वो आप एसआईआर का फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली अगर बात करें तो जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तो डेट ऑफ बर्थ किसकी लिखनी है, अपनी लिखनी है, पापा की लिखनी है, मम्मी की लिखनी है। तो भाई जिसका ये फोटो लगा है, मतलब अगर आपका एसआईआर है तो आपको ही अपना लिखना है डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरा जन्म तिथि है, मुझे यहाँ पे अपनी जन्म तिथि लिखनी है। अब नेक्स्ट बात करें आधार संख्या, तो किसकी आधार संख्या, तो मुझे अपनी ही आधार संख्या लिखनी है। तो मैंने अभी थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से जो है वो मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिख सकते हैं। ये वैकल्पिक है, मतलब ऑप्शनल है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। अगर आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर रखा है जिस नंबर से, तो वो नंबर डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर नहीं है तो आप इस पे अपना जो भी नंबर आपके पास है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए पिता अभिभावक का नाम, तो यहाँ पर जो है अपने पिता का नाम आप लिख सकते हैं। महज चंद सक्सेना मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए पिता अभिभावक का एपिक नंबर, तो एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपके पापा का जो वोटर आईडी है तो वहां पर जो है वो ये एपिक नंबर लिखा होगा। नॉर्मली ये इंग्लिश के वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका माता का नाम, तो माता का नाम आप लिख दीजिएगा और उनका माता का एपिक नंबर, तो उनकी भी वोटर आईडी लीजिएगा और लिख दीजिए। देखिए ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दीजिए, भले चाहे वैकल्पिक है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको लिख दीजिए। अब नेक्स्ट है पति या पत्नी का नाम, तो मेरी पत्नी है जो सौम्या सक्सेना, मैंने उनका लिख दिया है और उनकी वोटर आईडी में उनका एपिक नंबर है ये लिख दिया है। तो नॉर्मली यहाँ पर जो आपके डिटेल रहने वाली है, तो जिसका भाई एसआईआर है उसकी ही डिटेल रहने वाली है, उसके माँ बाप की, और उसकी अगर हस्बैंड या वाइफ है तो उनकी ये डिटेल रहने वाली है। तो चलिए अब मैं बहुत स्लोली मैं आपको समझाने वाला हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें और इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अब देखिए लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण इसमें मांगा गया है। अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ये कॉलम आपके लिए है। अगर 2003 में आपका नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम आपके लिए है। अब मेरा जो मैं खुद की अगर बात करूं तो 2003 में मैं मुश्किल से 14-15 साल का रहा हूंगा, तो मेरा भाई उस समय नाम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये भरा है।
तो भाई जिनका 2003 में नाम है अपना वोटर लिस्ट में, तो वो लोग ये वाला नाम अपना पूरा डिटेल अच्छे से भर दें। अब देखिए कैसे भरना है। नॉर्मली अपने बीएलओ से आप कांटेक्ट करिए कि भाई मुझे जो है 2003 की वोटर लिस्ट लाके दे, तो वो आपको दे देंगे। अगर आपके बीएलओ से आपको मान लीजिए कॉपी नहीं मिल पा रही वोटर आईडी की, तो नॉर्मली आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल खोलिए, उस पर लिख लीजिए 2003 वोटर लिस्ट, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको अपना स्टेट चुनना है, स्टेट अपना उत्तर प्रदेश चुन लीजिए, और फिर उसके बाद आपको जिला चुनना है, तो शाहजहानपुर हो गया जैसे मेरा जो। फिर विधानसभा जो है वो शाहजहानपुर हो गई। उसमें देखिए काफी ज्यादा बूथ आ जाएंगे, तो आपको पता होगा कि 2003 में जो है मैंने कहाँ पर वोट डाला था। तो आप वहां से अपना जो है वो डाउनलोड कर सकेगा। वहां पे अच्छे से आपको मिल जाएगी क्रम संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, तो अच्छे से आप लोग इसको फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब देखिए निर्वाचक का नाम, अगर 2003 में आपका जो नाम है लिस्ट में, तो आपका नाम हो जाएगा। ईपीआईसी संख्या अगर लिखी है तो लिख दीजिएगा। संबंधी का नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, और संबंध आ जाएगा पिता। और यहाँ पे जिला जो भी आपका है, जैसे मेरा शाहजहांपुर है वो लिख दूंगा। राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी आपका शाहजहानपुर है, मेरा तो शाहजहांपुर है, बाकी जो भी आपका हो वो लिख दीजिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये जब आप अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो ऊपर लिखा होगा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो जैसे कि मेरी 50 है, तो वहां पर कुछ नंबर लिखा होगा, तो वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर भाग संख्या, तो मेरी जो है वो इस समय लगभग 17, और उसके आगे एक नंबर और है, मैंने थोड़ा प्राइवेसी के चक्कर में इसको हाइड किया है। तो यहाँ पर आप अपना भाग संख्या भी देख सकते हैं। जब वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगी या डाउनलोड कर लेंगे, तो काफी ज्यादा इजी आपको हो जाएगा। और यहाँ पर क्रम संख्या, मतलब जो आपका नाम लिखा है उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है, तो ये आपको करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं 2003 में जो 18 साल के नहीं थे, जैसे कि मेरा केस है, तो उन लोग को क्या करना है कि अपने पिताजी की डिटेल आप डाल सकते हो, माताजी की डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली भाई वोटर लिस्ट आपको लेना है, और अपने पिताजी का नाम यहाँ पे देखना है। जैसे मेरे पिताजी का नाम ये है, महचंद सक्सेना, तो मैंने डाल दिया है। एपिक नंबर अगर है तो डाल दीजिए, दादाजी का नाम डाल दीजिए, संबंध यहाँ पर पिता हो जाएगा, और जिला वही शाहजहानपुर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तो शाहजहानपुर है, मैं क्योंकि सिटी में रहता हूँ। और यहाँ पर जो आप डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने लगा भी दिया है यहाँ पर देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तो मेरी 50, और भाग संख्या 17, क्योंकि यहाँ से बीएलओ को काफी आसानी रहेगी, आराम से वो मैच कर पाएंगे। क्रम संख्या का मतलब जहां पे आपके पिताजी या माताजी का नाम लिखा है उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है, उसको क्रम संख्या कहेंगे। और यहाँ पर आप अपने साइन करके अपने बीएलओ को दे दीजिएगा। एक कॉपी आप अपने पास भी रख सकते हैं, और यहाँ पर फिर बीएलओ इसको मैच करके वहां पे अपना सिग्नेचर करके 4 दिसंबर से पहले आप जमा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। काफी लोग के ये क्वेश्चन आए थे कि सर मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, मेरे माता पिता का नाम भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे आखिर क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रूफ होगा कि मैं जो है वो भारतीय नागरिक हूं। तो इसमें देखिए, जब आप इस पेज को जो है वो टर्न करेंगे, तो यहाँ पर पूरा डिटेल दे रखा है। आपको कुछ एविडेंस लगाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर ये चीज क्लियर हो पाएगी। अब वो एविडेंस क्या है, ये देखिए 13 पेज, मतलब 13 एविडेंस दे रखे हैं, इसमें से कोई भी आप लगा सकते हो। अब मैं 1 बाय 1 इसको पढ़ता हूं, और कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। देखिए, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके माँ बाप का भी नहीं मिल रहा है, और आपका जन्म अगर 1937 से पहले का है, मतलब थोड़ा सा आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको क्या करना है कि आपको कोई ना कोई एक जो है वो डॉक्यूमेंट लगा देना है, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि आप जो है वो सिटीजनशिप है आपके पास। उसमें दे रखा है, देखिए पासपोर्ट लगा सकते हैं, और आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर आपको पेंशन भोगी है तो उसका डिटेल लगा सकते हैं, या फिर सरकार से कोई आपको डॉक्यूमेंट जारी हुआ है वो लगा सकते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एनआरसी में अगर आपका नाम है तो वो लगा सकते हैं। ऐसे ही 13 करके डॉक्यूमेंट आपको दे रखे हैं, तो आप केवल सिंगल डॉक्यूमेंट लगाकर आप उसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट दे रखा है आपका 1987 और 2004, मतलब जिनका जन्म जो है वो आपका 1/7/1987 से और 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एक तो खुद का भी लगाना है, और माता या पिता को मतलब वेरीफाई करने के लिए आपको उनका भी कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके प्रूफ हो पाएगा। ये तभी कंडीशन है जब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब ये दिक्कत आएगी, और आपके माँ बाप का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तब। और नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, या एक तो खुद का भी लगाना है आपको, दूसरा अपने पिता का लगाना है, और तीसरा अपने माताजी का लगाना है। और ये 13 जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इसी में से कोई आपको 1 बाय 1 लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये प्रूव हो पाएगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बाकी आप लोग 4 दिसंबर से पहले अच्छे से फॉर्म भर के इसको जमा कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कीजिएगा, इंटरनेट पर रिसर्च कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपके काफी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अकाउंट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।